All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued manufacturing, financial statement, manufacturing business, financial statements. हमने बहुत डिटेल में, बहुत सुकून इत्मीनान से लास्ट क्लास में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एसओएफपी को अंडरस्टैंड किया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड किया। सबसे मजेदार चीज यहां पर हमारे पास इन्वेंट्री का सेक्शन था, जहां हमारे पास तीन किस्म की इन्वेंट्रीज थी। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की। राइट। उसके बाद हमने एक सवाल अटैम्प्ट किया संदर्भ मैन्युफैक्चरिंग का। बड़े सुकून और इत्मीनान से तसल्ली के साथ हमने इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट किया था। यहां हमसे संदर्भ मैन्युफैक्चरिंग के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मांगा था। लेकिन आज जो हम सवाल अटैम्प्ट करने जा रहे हैं सर, वो हमारे पास पेपर्स ओ लेवल्स मई जून 2013 वेरिएंट 21, मई जून 2013 वेरिएंट 21 का क्वेश्चन है। और ये पूरा फुल फ्लैश कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस सवाल में हमसे एग्जामिनर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो मांग रहा है, उसके साथ साथ आईएस इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी भी मांग रहा है। स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, मजा आएगा, फोकस कीजिएगा। कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा, कैलकुलेटर्स, यू नीड टू कीप द कैलकुलेटर्स विद यू पीपल। कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा, कैलकुलेशंस करते जाइएगा साथ साथ। स्टार्ट करते हैं, इस सवाल को अटैम्प्ट करते हैं, इसकी वर्किंग करेंगे और फिर क्या चीज समझा नहीं। आईजीसीएसई एंड ओ लेवल्स में इतना नहीं है, बिल्कुल फर्क नहीं है, फर्क नो 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 डिफरेंस एट ऑल। आपका जो मेजर एक ही डिफरेंस आता है, द द ओनली डिफरेंस, सिलेबस में तो कोई फर्क नहीं है। द ओनली डिफरेंस इन पेपर वन, पेपर टू सेम होता है आपका, पेपर वन में डिफरेंस आता है। पेपर वन इज डिफरेंट इन आईजीसीएसई एंड ओ लेवल, दैट्स इट। बहरहाल हम उसको अपने टाइम पे, जब टाइम आएगा ना, तब उसको सेग्रीगेट कर दूंगा मैं। तब आईजीसीएसई को और ओ लेवल्स को सेग्रीगेट कर दूंगा, डोंट वरी। ये सारी चीजें आईजीसीएसई में भी टेस्ट होती रही हैं, और अब ना आईजीसीएसई में टेस्ट होती है ना ओ लेवल में टेस्ट होती है। 40 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो बहरहाल प्रैक्टिस हमें इसी से करनी होती है चीजों की। चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं, नोट कीजिएगा। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पॉल ली, अ मैन्युफैक्चरर, ऑन 31 मई 2013। तो आप नोट कीजिएगा, पॉल ली एक मैन्युफैक्चरर है, अपनी बुक्स में ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, एक सवाल है, पॉल ली एक मैन्युफैक्चरर है, तो पहला सवाल, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? इज दिस अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? राइट। और क्या ये सोल ट्रेडर भी है? क्या ये सोल ट्रेडर भी है? क्योंकि एक अकेला ओनर है, क्योंकि एक अकेला ओनर है, तो ये सोल ट्रेडर भी है और मैन्युफैक्चरर भी है। और यही आपके सिलेबस का पार्ट है। आपके सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग में पार्टनरशिप नहीं है, लिमिटेड कंपनी नहीं है, सिर्फ सोल ट्रेडर है। चलो, ओपनिंग कैपिटल 220,000 ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है हमारे पास। ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। अच्छा, एक काम ये करता हूं मैं, आज एक दफा फिर से आप लोगों के लिए, एक दफा आज मैं आप लोगों के लिए फिर से वो ट्रायल बैलेंस को इंटरप्रेट करके दिखा देता हूं कि सर ट्रायल बैलेंस को किस तरीके से हम इंटरप्रेट करते हैं। फोकस कीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, और फिर ये कहलाता है ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड ड्राइंग्स हैं हमारे पास, ये ऑलरेडी हमारी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आगे देखिएगा, फैक्ट्री मशीनरी कॉस्ट, ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्ट। तो सर ये दोनों हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए, ये दोनों हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए।
उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन, और ये ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन, ये हो गई हमारी, नोट कर लीजिएगा, ये हो गई हमारी टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन। ये हो गई हमारी टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन पिछले सालों में जो हमने फैक्ट्री मशीनरी यूज की है, अब तक ये डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुकी है। जो पिछले सालों में हमने ऑफिस इक्विपमेंट यूज किया है, अब तक ये डेप्रिसिएशन अप्लाई हो चुकी है। आगे देखिएगा, ये कहलाती है ओपनिंग इन्वेंट्री। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ये कहलाएगी, ये है ओपनिंग इन्वेंट्रीज। और आप नोट करो, ये बात लास्ट क्लास में बताई है, लास्ट क्लास में, कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पास तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है: रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड फिनिश गुड्स। ये लो, ये तीनों रॉ मटेरियल ओपनिंग, साल के शुरू में इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, साल के शुरू में इतना वर्क इन प्रोग्रेस अवेलेबल है, और साल के शुरू में इतने फिनिश गुड्स अवेलेबल हैं। ये लीजिए, पता चल गया। उसके बाद रॉ मटेरियल इतने खरीदे हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर रेवेन्यू है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड रेट्स। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अभी दिमाग लगाइएगा, टेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, सुबान, फोकस कीजिएगा मेरे सवाल पे। सर यहां लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये तो बताया नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सामान लाने के लिए, सामान ले जाने के लिए, ये तो बताया ही नहीं है हमें, ये तो हमें बताया ही नहीं है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सामान लाने के लिए है या ले जाने के लिए है, ये तो हमें बताया ही नहीं है। सर आप नीचे देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 2 देख लो, लिखा हुआ है। अच्छा, एक और सवाल पूछ रहा हूं, ये लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, ये लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज, ये तो बताया ही नहीं है कि ये फैक्ट्री की वेजेस हैं या ऑफिस की वेजेस सैलरीज हैं, ये तो हमें बता ही नहीं रहा, ये तो हमें बता ही नहीं रहा कि ये वेजेस एंड सैलरीज फैक्ट्री के वर्कर्स की हैं या ऑफिस के वर्कर्स की हैं, ये तो हमें एग्जामिनर बता ही नहीं रहा। और फैक्ट्री में भी ये प्रोडक्शन वाले वर्कर्स हैं या बगैर प्रोडक्शन वाले वर्कर्स हैं, सुन लीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन नंबर 3 में बता रहा है, इंफॉर्मेशन नंबर 3 में बता रहा है। इसी तरीके से रेंट एंड रेट्स, सर ये फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट है या ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट है, ये किसका रेंट एंड रेट्स है, पता ही नहीं, वो इंफॉर्मेशन नंबर 4 में बता रहा है। तो परेशान नहीं रहिएगा, एग्जामिनर आपको एक एक चीज प्रॉपरली गाइड करेगा, और करता है, बता देता है। आगे देखिएगा, फिर हमारे पास है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर है हमारे पास लाइटिंग एंड हीटिंग, फिर है हमारे पास सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फिर है इरिकवरेबल डेट्स, लोन इंटरेस्ट पेड, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और बैंक। अच्छा, बैंक को नोट कर लो, सब लोग बैंक को देख लो। सर बैंक क्रेडिट पर है, बैंक क्रेडिट पर है, इसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट। बैंक हो गया करंट लाइबिलिटी, बैंक है हमारी करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बात हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं। और आखिरी में हमारे पास 6% लोन है, ये लोन वापस करना है 2018 में, मतलब अभी 4, 4.5, 5 साल हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी, लोन की अमाउंट है 50,000। इससे पहले कि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाऊं, मैं एक वर्किंग आप सबके सामने करके दिखाऊंगा, फिर से वो वर्किंग आपके सामने आ रही है। ये वर्किंग सोल ट्रेडर में हमने की है, ये वर्किंग पार्टनरशिप में हमने की है, अब ये वर्किंग हम मैन्युफैक्चरिंग में भी कर रहे हैं। तो वंस अगेन, जिसका सोल ट्रेडर पक्का है उसको मैन्युफैक्चरिंग तक में भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 50,000 इंटू 6%, अब आप अंडरस्टैंड करो,
पहले भी बताया है आप लोगों को, ये 6% इंटरेस्ट रेट है। ये 6% इंटरेस्ट रेट है। तो 50,000 लोन है, 6% इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 3,000। इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 3,000। लेकिन ये तो कह रहे हैं इन्होंने सिर्फ 2,000 दिया हुआ है, पॉल ली ने तो सिर्फ 2,000 इंटरेस्ट पे किया हुआ है। इसका मतलब 1,000 अभी अक्रूड है, पे करना बाकी है। 1,000 अक्रूड है, पे करना बाकी है। अदर पेबल में जाएगा, अदर पेबल में जाएगा। तो अब आप फोकस कीजिएगा। ट्रायल बैलेंस की तमाम इंफॉर्मेशन डन हो गई। द ट्रायल बैलेंस इंफॉर्मेशन इज डन। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कोई एज सच बहुत अलार्मिंग चीज नहीं है जिसको हम बोलेंगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो समझा ही नहीं। अब आप देखो, हमारे पास आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, इन्वेंट्री वैल्यूज, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो ऊपर ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की। यहां क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये तीनों क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारे पास। अब एक एक करके जो इंफॉर्मेशन आ रही है बच्चों, एक एक करके जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मैं हैंड टू हैंड आपके सामने वर्किंग एडजस्टमेंट करता जाऊंगा, प्लीज गौर से देखिएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर एलोकेटेड 65% टू रॉ मटेरियल्स एंड 35% टू डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में तो ट्रांसपोर्टेशन लग रही होगी सामान लाने के लिए भी और सामान ले जाने के लिए भी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही होगी गुड्स अंदर लाने के लिए भी बिजनेस में, और गुड्स बिजनेस से बाहर ले जाने के लिए भी कॉस्ट लग रही होगी। फोकस कीजिएगा। 65% कैरेज इनवर्ड्स है, ये रॉ मटेरियल्स का मतलब है कैरेज इनवर्ड्स। और फिनिश गुड्स पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कैरेज आउटवर्ड्स। तो आप लोगों के सामने, आप लोगों के सामने यहां पे वर्किंग कर रहा हूं। नोट कर लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है 29,400। 29,400। एग्जामिनर कह रहा है कि इसका 65%, इसका 65% कैरेज इनवर्ड्स है और 35% कैरेज आउटवर्ड्स है। ये कह रहा है 65% रॉ मटेरियल्स, 35% फिनिश गुड्स। तो 29,400 इंटू 65%, सर ये बनता है 19,110, और 35% बनता है 10,290। ये देख लीजिए बेटा, हमने कैरेज इनवर्स और आउटवर्ड्स अलग अलग कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खत्म हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं रही। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया कैरेज इनवर्स और आउटवर्ड्स में। आगे इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इस बात पे फोकस कीजिएगा, सब लोग अटेंशन दीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आने जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके सामने अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर कह रहा है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड $56,000 फॉर प्रोडक्शन मैनेजर सैलरीज। अच्छा, इस पे ना आप लोगों ने अटेंशन देनी है। आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, सुभान, बच्चों आप लोगों ने इस पॉइंट पे मुझे ठीक ठाक अटेंशन देनी है।
सर यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आने जा रहा है हमारे पास। वेजेस एंड सैलरीज के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन है, और होती भी है। इस किस्म की एंट्री में बड़ा प्रॉब्लम होता है। आइए आपको इसकी बात समझाता हूं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताएं, क्या सवाल में वेजेस एंड सैलरीज अवेलेबल हैं? बोलो भाई, बोलो भाई। क्या सवाल में हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज अवेलेबल हैं? कितनी है वेजेस एंड सैलरीज? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज? यस प्लीज, यस प्लीज। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज? 140,600। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं? 140,600, वेरी गुड। अब सुन लीजिएगा। क्या एग्जामिनर ने आपको यहां पर ट्रायल बैलेंस में कहीं बताया है कि फैक्ट्री की इतनी वेजेस सैलरीज और ऑफिस की इतनी वेजेस और सैलरीज, और फैक्ट्री में भी डायरेक्ट लेबर इतना, मतलब प्रोडक्शन का लेबर इतना, और इनडायरेक्ट इतना? समील, ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं बताया। ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं बताया। ट्रायल बैलेंस में उसने सिर्फ लिखा है वेजेस एंड सैलरीज। क्या मैं आपसे ये कंफर्म कर सकता हूं? This means the wages and salaries of all employees in the organization. Is this correct? Wages and salaries 140,600 means wages and salaries for of all employees in the organization. Is this correct? Is this correct? अब आप देखें, वेजेस एंड सैलरीज की बात हो रही है। वेजेस एंड सैलरीज, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सर वेजेस एंड सैलरीज में डायरेक्ट लेबर भी आता है। डायरेक्ट लेबर, अच्छा डायरेक्ट लेबर वही होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। डायरेक्ट लेबर वही होता है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन खुद कर रहा है, खुद से प्रोडक्शन का पार्ट है। एम आई राइट? एम आई राइट? वेजेस एंड सैलरीज की अमाउंट है 140,600। तो इस 140,600 में डायरेक्ट लेबर की भी वेजेस और सैलरीज मौजूद है। इज दिस करेक्ट? हाँ जी, रयान, ईमान, आमना, शायान, समील, सुबान। इज दिस करेक्ट? इब्तिसाम, इज दिस करेक्ट? इस 140,600 में डायरेक्ट लेबर की भी वेजेस और सैलरीज इंक्लूडेड हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर के बाद इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाता है। इन डायरेक्ट लेबर वो वर्कर जो कि फैक्ट्री में मौजूद है, फैक्ट्री में मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, वो डायरेक्ट प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। इनडायरेक्ट लेबर, अच्छा इनडायरेक्ट लेबर की भी वेजेस और सैलरीज इस 140,600 में मौजूद हैं। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? इनडायरेक्ट लेबर की भी वेजेस और सैलरीज की अमाउंट इस 140,600 में मौजूद है, इंक्लूडेड है। अभी हमने वर्किंग नहीं की, इसलिए हमें नहीं पता, वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इसमें इंक्लूडेड है। और इसके साथ साथ हमारे पास ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस में काम करने वाले वर्कर्स की वेजेस और सैलरीज भी इस 140,600 में इंक्लूडेड है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब जरा फोकस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कह रहा है वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड 56,000 फॉर प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी। मुझे ये बताओ, प्रोडक्शन के मैनेजर्स रखे हुए हैं इन्होंने, प्रोडक्शन के
मैनेजर्स रखे हुए हैं इन्होंने 140,600 में, उनकी सैलरीज इंक्लूडेड हैं। बताओ वो अमाउंट कितनी है, बताओ प्रोडक्शन मैनेजर को कितनी सैलरीज दे रहे हैं हम लोग। बताओ प्रोडक्शन मैनेजर को कितनी सैलरी दे रहे हैं। हाउ मच सैलरीज आर बीइंग पेड टू द प्रोडक्शन मैनेजर्स। लिखा हुआ है इधर सामने, लिखा हुआ है इधर सामने, प्रोडक्शन मैनेजर्स को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द अमाउंट वी आर पेइंग टू प्रोडक्शन मैनेजर। सैलरी 56,000। इज दिस राइट? 56,000। इज दिस राइट? ऐसा ही है, 56,000 है ना। अब आप मुझे ये बताएं, क्या ये कह रहा है कि ये इसके अंदर इंक्लूडेड है? क्या ये कह रहा है कि ये वेजेस एंड सैलरीज में इंक्लूडेड है? मतलब इस 140,600 में 56,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजर की सैलरी है, मैनेजर की। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछने जा रहा हूं, इस सवाल का जवाब तरीके से, तमीज से, बिल्कुल सुकून से चाहिए। आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, सुभान, आप लोगों से मुझे इसका जवाब बिल्कुल तमीज से, सुकून से, इत्मीनान से चाहिए। मुझे बताओ, क्या प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री का पार्ट है या ऑफिस का पार्ट है? प्रोडक्शन मैनेजर, क्या प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री का पार्ट है या ऑफिस का पार्ट है? यस प्लीज। फैक्ट्री का, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है इब्तिसाम, बिल्कुल ठीक है समील, बिल्कुल ठीक है शायान, बिल्कुल ठीक है सुबान, ईमान बिल्कुल ठीक है बेटा, फैक्ट्री का पार्ट, राइट, फैक्ट्री का पार्ट। आमना बिल्कुल ठीक बेटा। अब आप मुझे जरा ये बताएं, प्रोडक्शन मैनेजर फैक्ट्री का पार्ट है, तो फैक्ट्री में तो दो किस्म के वर्कर्स होते हैं, एक डायरेक्ट जो प्रोडक्शन करते हैं, और एक इनडायरेक्ट जो प्रोडक्शन नहीं करते। अब आप जरा ये बताओ, प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्ट लेबर है या इनडायरेक्ट लेबर है? खुद दिमाग लगाएं जरा। प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्ट लेबर हुआ या इनडायरेक्ट लेबर हुआ? प्रोडक्शन लेकिन मैनेजर, प्रोडक्शन लेकिन मैनेजर, डायरेक्ट लेबर हुआ या इनडायरेक्ट लेबर हुआ? क्या प्रोडक्शन मैनेजर खुद सामान लगा रहा है, खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या वो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मॉनिटर कर रहा है? सर इनडायरेक्ट लेबर, वेरी गुड, वो मॉनिटर कर रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। अब अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर हमें यहां पर रैयान, रैयान आपका जवाब नहीं आ रहा बेटा, रैयान आपका जवाब नहीं आ रहा बहुत देर से। अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा सब लोग। सर इनडायरेक्ट लेबर में एग्जामिनर ने हमें खुद गाइड कर दिया, खुद हिंट दे दी कि एक इनडायरेक्ट लेबर तो 56,000 मैनेजर की सैलरी मौजूद है, मैनेजर की सैलरी है 56,000, और वो फैक्ट्री का है, और वो इनडायरेक्ट लेबर है। अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है द रिमेनिंग बैलेंस, द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। तो पहले रिमेनिंग बैलेंस तो निकाले, आए पहले जरा रिमेनिंग बैलेंस निकालते हैं। आइए पहले जरा रिमेनिंग बैलेंस निकालते हैं। फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। 140,600 की टोटल वेजेस एंड सैलरीज हैं टोटल, इसमें से 56,000 वे मैनेजर की सैलरीज थी, मैनेजर की। तो अब जो बाकी सैलरीज बच गई, अब जो बाकी अमाउंट बच गई, सर वो है 84,600, वो है 84,600। बिल्कुल ठीक है आमना, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बिल्कुल 84,600 है, बिल्कुल ठीक शायान। अब आप मुझे ये बताएं
क्या ये रिमेनिंग बैलेंस आ गया वेजेस एंड सैलरीज का? 1,40,600 में से 56,000 तो एक मैनेजर की सैलरी थी। बाकी वर्कर्स की मिलकर 84,600 बनती है। बाकी वर्कर्स की मिलाकर 84,600 बनती है। ईमान, ईमान बेटे, क्या ये कह रहा है कि उसे स्प्लिट करो 40% डायरेक्ट लेबर में, रिमेनिंग बैलेंस को? सुभान, समीन, शायान, रैयान, इब्तिसाम, आमना, रिमेनिंग बैलेंस को कह रहा है 40% डायरेक्ट लेबर है। उस रिमेनिंग बैलेंस में 40% डायरेक्ट लेबर है। आओ जरा रिमेनिंग बैलेंस का 40% निकालते हैं। आओ जरा रिमेनिंग बैलेंस का 40% निकालते हैं। 84,600 इंटू 40%। 84,600 का 40%, गौर से देख लीजिएगा। 84,600 का 40%, सर ये बनता है 33,840। थैंक यू आमना, थैंक यू शायान। 33,840। तो हमें ये पता चल गया कि डायरेक्ट लेबर है 33,840। हमें ये पता चल गया दैट डायरेक्ट लेबर इज 33,840। अब आगे देख लो, आगे आगे भी देख लो। फिर आगे एग्जामिनर कह रहा है 35% इज इनडायरेक्ट लेबर। 35% इज इनडायरेक्ट लेबर। फोकस कीजिएगा, अटेंशन लीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर बैलेंस है 84,600। ये रिमेनिंग बैलेंस था वेजेस एंड सैलरीज का। इसका 40% गया डायरेक्ट लेबर को, इसका 35% आएगा इनडायरेक्ट लेबर में। इनडायरेक्ट लेबर में तो 35% आ गया हमारे पास 29,610। अच्छा, अब आप अंडरस्टैंड करना। एक तो फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर काम कर रहा है जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। एक तो फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर काम कर रहा है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और एक सपोर्टिंग स्टाफ है जो इनडायरेक्ट लेबर है। और इनडायरेक्ट लेबर वो अकेले नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर भी इनडायरेक्ट लेबर है। तो ये दोनों मिलाकर हम इनडायरेक्ट लेबर की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। इनडायरेक्ट लेबर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो प्रोडक्शन मैनेजर, वो मैनेजर है, खुद प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर है। और दूसरा, फैक्ट्री की जो वेजेस एंड सैलरीज है बिजनेस की, उसका 35% इनडायरेक्ट लेबर है, वो बनता है 29,610। तो ये दोनों कॉस्ट मिलाकर इनडायरेक्ट लेबर सामने आया हमारे। और फिर ये कह रहा है कि जो 25% है रिमेनिंग, रिमेनिंग 25% वो ऑफिस की सैलरीज हैं। रिमेनिंग 25% वो ऑफिस की सैलरीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि सर 84,600 का जो अब 25% बच रहा है वो है ऑफिस की सैलरीज, 21,150। अब आप एक काम करें ना, अभी आप लोगों को तरीका भी बता देता हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान। जरा कैलकुलेटर्स उठाएं, जल्दी से कैलकुलेटर्स उठाएं, वेरी क्विकली कैलकुलेटर्स उठाएं। ऑफिस वर्कर्स की वेजेस हैं 21,150, लिख लो कैलकुलेटर में। ऑफिस वर्कर्स की वेजेस एंड सैलरीज हैं 21,150, लिख लो। फिर इनडायरेक्ट लेबर की वेजेस एंड सैलरीज गई 29,610, ऐड कर दो। 29,610 वो ऐड कर दो। और फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गई 33,840, उसे भी ऐड कर दो। बताओ क्या वैल्यू आई, बताएं क्या वैल्यू आई? 21,150
प्लस 29,610 प्लस 33,840, 84,600। तो गौर से देख लो ना, यही तो था रिमेनिंग बैलेंस, यही तो था रिमेनिंग बैलेंस। अच्छा, इसमें 56,000 ऐड कर दो जो मैनेजर की सैलरी थी, इसमें 56,000 ऐड कर दो जो मैनेजर की सैलरी थी। अब बताओ कितनी अमाउंट हो गई? 56,000 ऐड कर दो, अब बताओ अमाउंट कितनी हो गई? मैनेजर की सैलरी ऐड कर दो इसमें, अब बता दो अमाउंट कितनी हो गई? 140,600। 140,600। आप देखें, ब्रेकअप आपको समझा दिया पूरा। समझ आया? बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर हो गई है वेजेस एंड सैलरीज की वर्किंग? वेजेस एंड सैलरीज की वर्किंग क्लियर हो गई? परफेक्ट, जबरदस्त। आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। कह रहा है रेंट एंड रेट्स आर अपॉर्शन, फैक्ट्री 80% और ऑफिस 20%। तो कह रहा है रेंट एंड रेट्स को डिवाइड करेंगे, फैक्ट्री के पास जाएगा 80% और ऑफिस के पास जाएगा 20%। रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री को जाएगा 80%, ऑफिस को जाएगा 20%। तो आपके सामने ये रहा रेंट एंड रेट्स 28,000, ये रहा रेंट एंड रेट्स 28,000। गौर से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रेंट एंड रेट्स 28,000। इसका 28,000 का 80% फैक्ट्री को जाएगा और 20% ऑफिस को जाएगा, ऑफिस को। 28,000 इंटू 80%, 22,400। ऑल राइट, थैंक यू सुबान, थैंक यू शायान। 22,400, और बाकी बचता है 20%, वो है 5,600। 5,600 वो जाएगा ऑफिस को। हो गया, रेंट एंड रेट्स भी डिवाइड कर दिया। आगे देख लो, कह रहा है लाइटिंग एंड हीटिंग आर अपॉर्शन्ड, फैक्ट्री 70% एंड ऑफिस 30%। कह रहे 31 मई को लाइटिंग एंड हीटिंग एरियर्स हैं, एरियर्स। एरियर्स मतलब ओइंग, एरियर्स मतलब ओइंग, ओइंग मतलब अक्रूड, अभी पे करना बाकी है। लाइट एंड हीट अभी पे करना बाकी है। तो नोट कीजिएगा, लाइट एंड हीट 23,140, लाइट एंड हीट 23,140। फोकस कीजिएगा, मैं यहां पर थोड़ी सी स्पेस अक्वायर करूंगा ताकि लाइट एंड हीट की वर्किंग इसके सामने ही कर सकूं। नोट कीजिएगा, कह रहे लाइट एंड हीट है 23,140, ये पे कर चुके हैं। लाइट एंड हीट 23,140 पे कर चुके हैं, और 860, 860 पे करना बाकी है। 860 पे करना बाकी है। 23,140 प्लस 860, लाइट एंड हीट बनता है 24,000। देख लो जरा, लाइट एंड हीट ये बनता है 24,000। कह रहा है 70% फैक्ट्री को जाएगा, 70% फैक्ट्री को जाएगा, 30% ऑफिस को जाएगा। तो 24,000 का 70% होता है 16,800। 16,800, 16,800 ये फैक्ट्री को जाएगा, और बाकी जो अमाउंट है हमारे पास 24,000 का 30%, 7,200 ये ऑफिस को जाएगा। लाइट एंड हीट को भी डिवाइड कर दिया। आप देखो, एक एक करके 5 इंफॉर्मेशन तक जा चुके हैं हम, सबको इजीली फैक्ट्री और ऑफिस के बीच स्प्लिट करते जा रहे हैं। आगे एग्जामिनर कह रहे 31 मई को सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस
प्रीपेड है 230, प्रीपेड मतलब ज्यादा पे कर दिया है, प्रीपेड है। आओ जरा सेलिंग एंड एक्सपेंस को देखें, ये रहा सेलिंग एंड एडमिन 10,742, सेलिंग एंड एडमिन है 10,742। कह रहे 230 प्रीपेड है, माइनस करेंगे, 230 माइनस करेंगे, प्रीपेड है तो प्रीपेड माइनस करते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4%, 4% बनाना है, 4% डाउट है, 4%। अब एक सवाल पूछ रहा हूं गाइस, आमना, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, समील, शायान, सुबान, मुझे जल्दी से सवाल देख के बताओ, मुझे जल्दी से ट्रायल बैलेंस देख के बताओ, ट्रायल बैलेंस, क्या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है? ट्रायल बैलेंस देख के बताओ, क्या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है? क्या कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है? नहीं है सर, नहीं है सर। पूरे सवाल को यहां से देख लो, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। इररिकवरेबल डेट्स हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। इररिकवरेबल डेट्स हैं, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है। आसान आसान बात बोलूं, आसान। नो ओपनिंग पीएफडीडी, नो ओपनिंग पीएफडीडी, डायरेक्ट क्लोजिंग निकालते हैं, डायरेक्ट क्लोजिंग निकालते हैं। आइए आपके सामने यहां पर पीएफडीडी की वर्किंग कर रहा हूं, फोकस कर लीजिएगा। कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स का, ट्रेड रिसीवेबल्स का 4%, ट्रेड रिसीवेबल्स का 4%, तो 34,400 का 4% डाउट है, डाउट। 34,400 का 4% डाउट है। थैंक यू ईमान, थैंक यू ईमान बेटे। 1376, 1376 सर, ये आ गया क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ, ओपनिंग है जीरो, ओपनिंग प्रोविजन है, ओपनिंग पीएफडीडी है जीरो, तो क्या प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है हमारा? क्या हमारा इस साल प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है? जीरो था, ओपनिंग जीरो था। इब्तिसाम, रैयान, ओपनिंग हमारा प्रोविजन, समील ओपनिंग प्रोविजन था जीरो, क्लोजिंग हो गया 1376। तो क्या हमारे डाउट्स बढ़ रहे हैं? क्या हमारे डाउट्स इंक्रीज हो रहे हैं? क्या हमारे, हमें रिसीवेबल के ऊपर डाउट्स बढ़ रहे हैं हमारे? एक्सपेंस, 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 ये भी डन हो गया। आखिरी इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन की, लास्ट इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन की। आइए जरा डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन कर लेते हैं। कह रहा है फैक्ट्री मशीनरी, फैक्ट्री मशीनरी 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, फैक्ट्री मशीनरी 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैं यहां पर, मैं यहां पर फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं, यहां पे फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन पे वर्किंग कर रहा हूं। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस का यही मतलब है पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? क्या रिड्यूसिंग का यही मतलब है पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है 210,000, 210,000, और पहले से पुरानी डेप्रिसिएशन है 75,600, 75,600। देख लीजिएगा। तो सर नेट बुक वैल्यू, सर नेट बुक वैल्यू आ गई इसकी 210,000 माइनस 75,600, नेट बुक वैल्यू आ गई 134,400। एग्जामिनर कह रहा है इस पे 20%, इस पर 20%, 26,880, 26,880 ये डेप्रिसिएशन आ गई फैक्ट्री मशीनरी की, 26,880 ये आ गई फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन। आगे कह रहा है ऑफिस इक्विपमेंट 12% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट का मतलब है स्ट्रेट लाइन। ऑफिस
इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट है 60,000। 60,000, 60,000 इंटू 12%, 7,200। ये हो गई हमारी डेप्रीसिएशन फैक्ट्री मशीनरी पे और ऑफिस इक्विपमेंट पे करंट ईयर की। इस साल की डेप्रीसिएशन आ गई। मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? जल्दी से बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? जबरदस्त। अब आप नोट करो। हमसे तीन चीजें मांग रहा है एग्जामिनर। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी। मैं आपके सामने यहां पर तीनों चीजें बनाने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। मैं अपने पास अपनी भी वर्किंग ओपन कर रहा हूं। आप लोग भी मुझे कैलकुलेशंस देते रहिएगा। आपको पता है दिस विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, क्योंकि मुश्किल काम हमने कर लिया। मुश्किल काम हमारा डन हो गया। मैं बस अपने सामने अपनी वर्किंग ओपन कर रहा हूं और आपके सामने इंशाल्लाह विद इन 20 टू मिनट्स में आपके सामने ये सवाल का आंसर वाइंड अप कर दूंगा। फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। ऑलराइट किड्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पॉल ली। सर, पॉल ली का सवाल है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे एग्जामिनर को कोई अब्दुल्ला, इस्माइल, कामरान, उस्मान, गुफरान, सुलेमान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान क्यों नहीं मिलता? हाँ, वो पार्टनरशिप में चैन एंड फोंग था। हाँ, हैना एंड फैना था। फू ली एंड यांग। अबे भाई, तीनों एक जैसे दिख रहे होंगे। मैं तो कभी कभार इनके पॉल ली, मतलब फ, हाँ, फू ली एंड यांग। फू से मीटिंग करके निकले, पता चला हमें यांग से मीटिंग करनी थी। तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, यांग से गले मिल लिए, उसके बाद दोबारा यांग से गले मिल लिए, ये समझ के कि हम फू से मिल रहे हैं इस दफा। राइट। वो बहुत परेशानी होती होगी वैसे इन लोगों के साथ काम करने में। हमारे एग्जामिनर को कोई अब्दुल्ला, उस्मान, सुलेमान, कामरान क्यों नहीं मिलता? नहीं, क्यों नहीं मिलता यार? मैं अगले साल से ना अपने क्वेश्चंस पूरे पूरे अपने ही बनाऊंगा। पहले तो मेरे अपने ही थे ना। मिस्टर ए वाला अच्छा था, समाना इंटरप्राइजेस वाला अपना था। कम से कम अपनी पाकिस्तानियत फील तो आती है, वाइब तो आती है अपनी। अगले साल से मैं बनाएगा उस्मान इज अ सोल ट्रेडर मैन्युफैक्चरर। चलो भाई, फोकस कीजिएगा। अब आपके सामने मैं पॉल ली का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने जा रहा हूं यहाँ पे। पॉल ली। और सर, इसका मैं बनाने जा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखते जाइएगा। सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ताल्लुक फैक्ट्री से है। ये बात आप लास्ट तीन क्लासेस से पढ़ रहे हो मेरे साथ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ताल्लुक फैक्ट्री से है। ये बात आप मेरे साथ लास्ट तीन क्लासेस से पढ़ रहे हो। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आएगी डायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आएगी डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहली वर्किंग जो होगी वो होगी रॉ मटेरियल्स की। अब आप इधर रॉ मटेरियल्स लिखो या डायरेक्ट मटेरियल लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। रॉ मटेरियल ओपनिंग, ये रहा हमारे पास रॉ मटेरियल्स ओपनिंग 33,000। रॉ मटेरियल ओपनिंग 33,000। एड परचेजेस। सर, हमने मतलब हमने मतलब पॉल ली, हम पॉल ली के अकाउंटेंट्स हैं। हम पॉल ली के बिजनेस में हैं, तो हम पॉल ली हैं। हमने परचेजेस किए रॉ मटेरियल्स की, ये लिखी हुई 133,687। 133,687। उसके बाद एड कैरेज इनवर्ड। सर, कैरेज इनवर्ड्स।
पॉल ली का कुछ कैरेज इनवर्ड्स भी है। 19,110, 19,110। उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओ हमने, अच्छा ये रॉ मटेरियल ओपनिंग, यहाँ रॉ मटेरियल ओपनिंग नहीं लिखा था, बस ओपनिंग मिस कर दिया था। वैल्यू लिखी थी, ओपनिंग नहीं लिखा था। क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये रहा 38,000, 38,000। क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? व्हाट इज द वैल्यू? सर ये जो भी वैल्यू आई है हमारे पास, वैल्यू मेरे पास भी है, 147, 797, 147,797। इसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल यूज्ड, रॉ मटेरियल यूज्ड स्लैश कंज्यूम्ड। तो देख लीजिए, बिल्कुल आमना यही वैल्यू आई है, बिल्कुल। थैंक यू बेटा। रॉ मटेरियल यूज 147,797। शायान मुझे वैल्यूज चाहिए बेटा, समील, सुबान, ईमान, इब्तिसाम, रैयान, मुझे वैल्यूज चाहिए। चलो, अब आप मुझे देखें, रॉ मटेरियल यूज हो गया। इसके बाद सर हमारे पास आएगा डायरेक्ट लेबर। इसके बाद हमारे पास आएगा डायरेक्ट लेबर। भैया डायरेक्ट लेबर की हम वर्किंग कर चुके हैं, डायरेक्ट लेबर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वर्किंग कर चुके हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू उठानी है। 33,840, 33,840। अच्छा अब आप नोट करें, इस सवाल में हमारे पास कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, कोई अदर डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। हमारे पास कोई रॉयल्टी, पेटेंट, ट्रेडमार्क कुछ भी नहीं है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो सर हमारे पास वैल्यू आएगी 181,637। ये आ गई प्राइम कॉस्ट। ये लीजिए बच्चों, ये आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट, 181,637, दैट इज द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हम इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी कहते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स स्लैश इन डायरेक्ट कॉस्ट्स। अटेंशन दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सर इसमें सबसे पहले हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर है, इन डायरेक्ट लेबर, ये नोट कीजिएगा। ये हमारे पास सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर मौजूद है हमारे पास। और इनडायरेक्ट लेबर में हमारे पास क्या है? ये दो हैं हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर। एक तो वो प्रोडक्शन का मैनेजर है, 56,000, और बाकी वेजेस एंड सैलरीज हैं वर्कर्स की, 29,610। तो आइए इसको ऐड अप करते हैं, 56,000 प्लस 29,610। तो सर ये अमाउंट बनती है 85,610 इनडायरेक्ट लेबर, 85,610 इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद हमारे पास, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इनडायरेक्ट वर्कर्स के बाद हमारे पास है सर ये रहा रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। नोट कीजिएगा, रेंट एंड रेट्स। और रेंट एंड रेट्स की वर्किंग हमने यहां पे की हुई है, 22,400, 22,400। रेंट एंड रेट्स के बाद है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, और इसमें कोई वर्किंग नहीं है, ये डायरेक्ट है 18,423। इनडायरेक्ट, तो यहां पे लिखूंगा इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, और इसकी वैल्यू है 18,423। नोट कीजिएगा, देखते जाइएगा।
इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस के बाद है लाइट एंड हीट। ये रही लाइट एंड हीट की वर्किंग हमने यहां की है 16,800। ये वैल्यू हमने यहां निकाली है 16,800। लाइट एंड हीट, ठीक हो गया। लाइट एंड हीट के बाद हमारे पास है डेप्रीसिएशन, फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रीसिएशन। तो फोकस कीजिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फैक्ट्री मशीनरी, और ये हम पहले ही निकाल चुके हैं 26,880। 26,880 नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 170,113। ये है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये है टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट को ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट को ऐड करेंगे, ये हो गया 351,750। 351,750। सर ये हमारे पास टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आ गए। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तीन सेक्शंस होते हैं, तीन सेक्शंस, दो हमारे हो गए। तीसरा सेक्शन होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, फोकस कीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सर वर्क इन प्रोग्रेस में क्या करना है, नोट कीजिएगा, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस करेंगे। सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस सवाल में हमें दिया हुआ है 36,000, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 42,600। नोट कीजिएगा, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 36,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 42,600। तो सर माइनस करेंगे 6,600, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है, क्लोजिंग इसमें ग्रेटर है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से ये हमारा आंसर आया 345,150। इसको हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मुझे ये बताएं, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लियर हो गया? आसान था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बिल्कुल सीधा सीधा साधा। आप देखो, अब आपको आपने अब तक दो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक लास्ट क्लास में संदर वाला और अब पॉल ली का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी पढ़ लिया, और पास पेपर का है, मेरा अपना बनाया हुआ सवाल नहीं है। तो आप देखो, आप पास पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब आप आगे देखो, आपसे एग्जामिनर ने कहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इसकी इनकम स्टेटमेंट बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है। पॉल ली, फोकस कीजिएगा, पॉल ली, इसकी हम बनाने जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। तो गाइस 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 अटेंशन दीजिएगा, स्क्रीन पे फोकस रखिएगा। बहुत मजा आने वाला है अभी आप लोगों को, इसकी इनकम स्टेटमेंट समझ आएगी, आप कहेंगे वाह यार सर ये बड़ा वीआईपी था, बड़ा मजा आया। सबसे पहले रेवेन्यू, सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू। अब आप नोट करो, रेवेन्यू मतलब सेल्स, ये रहा 426,088, 426,088। अटेंशन दीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है। रेवेन्यू में से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स की, ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स, 66,444।
66,444 ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है, ये हम इसको एग्जैक्टली हम यहां पर लेकर आएंगे। ये लीजिए बेटा, क्योंकि पॉल ली मार्केट से तो कुछ भी नहीं खरीद रहा। पॉल ली जो है वो मार्केट से तो कुछ भी नहीं खरीद रहा, वो तो खुद बना रहा है, मैन्युफैक्चरर है। तो सर ये यहां से जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमने कॉस्ट आइडेंटिफाई की, यहां आ जाएगी 345,150। 345,150। और अब लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, किसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स 71,200। 71,200। तो नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारे पास 340,394। और सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 85,694। सर ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब समझिएगा इस सवाल को, क्या इनकम स्टेटमेंट का ताल्लुक ऑफिस से है? ऑफिस से। ये काम सारा ट्रेडिंग हो रही है, ट्रेडिंग, यहां ट्रेडिंग हो रही है, गुड्स, पॉली गुड्स बेच रहा है, और वो बेच रहा है ऑफिस से। ट्रेडिंग हो रही है सारी ऑफिस से। ऑफिस के एक्सपेंसेस आएंगे यहां पे, लेस लेस एक्सपेंसेस। और ये सारे एक्सपेंसेस ऑफिस को बिलोंग करते हैं। किसको बिलोंग करते हैं? ऑफिस को। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। सबसे पहले जो ऑफिस का एक्सपेंस मुझे नजर आ रहा है, सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में कैरेज आउटवर्ड्स। नोट कीजिएगा, कैरेज आउटवर्ड्स। सर कैरेज आउटवर्ड्स आया हमारे पास 10,290। कैरेज आउटवर्ड्स के बाद वेजेस एंड सैलरीज ऑफिस वर्कर्स की, ये हम निकाल चुके हैं, 21,150। 21,150 वेजेस एंड सैलरीज। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, ये रहा रेंट एंड रेट्स ऑफिस का 5,600। रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स के बाद है इनडायरेक्ट फैक्ट्री। अच्छा, ये तो फैक्ट्री का है। लाइटिंग एंड हीटिंग, ये रहा लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफिस का 7,200। 7,200 लाइटिंग एंड हीटिंग। लाइटिंग एंड हीटिंग के बाद है हमारे पास सेलिंग एंड एडमिन। इसमें एडजस्टमेंट है। सेलिंग एंड एडमिन फैक्ट्री को बिलोंग नहीं करता, ऑफिस को बिलोंग करता है। सेलिंग एंड एडमिन। और सर पे कर चुके हैं 10,742। 230 प्रीपेड है, प्रीपेड। तो ये हुआ 10,512। 10,512। उसके बाद इररिकवरेबल डेट्स 1,000। इररिकवरेबल डेट्स 1,000। इररिकवरेबल के बाद लोन इंटरेस्ट। नोट कीजिएगा, लोन इंटरेस्ट 2,000 पे कर चुके हैं, 1,000 अभी भी पे करना बाकी है। और ये कैसे पता चला था? ये इसकी वर्किंग से पता चला था हमें 3,000। तो लोन इंटरेस्ट है 3,000,
लोन इंटरेस्ट के बाद दो और एक्सपेंसेस हैं, दो और। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो भैया डाउटफुल डेट्स हमने निकाला था, ये रहा डाउटफुल डेट्स 1376, 1376। और डेप्रीसिएशन 7200, 7200। अब आप देखें, सारे एक्सपेंसेस आ गए हमारे पास। हम एक्सपेंसेस को टोटल करेंगे, 67,328। और प्रॉफिट आ गया हमारे पास 18,366। सर ये आ गया पॉल ली का प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये आ गया प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमसे एग्जामिनर लास्ट पार्ट में कह रहा है कि पॉल ली की एसओएफपी बना दें। तो आपके सामने वेरी क्विकली आई एम वर्किंग ऑन एसओएफपी। आपके सामने बिल्कुल फुल फॉर्म फुल फ्लैश एसओएफपी की वर्किंग करने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा। सर एसओएफपी में सबसे पहले आ जाता है नॉन करंट एसेट्स। तो सर नॉन करंट एसेट में पॉल ली के पास दो ही नॉन करंट एसेट्स हैं। एक है फैक्ट्री मशीनरी और दूसरा है ऑफिस इक्विपमेंट। फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट है 2,10,000, इसकी है 60,000, 210,000, और इसकी है 60,000। नोट कर लीजिएगा, फैक्ट्री मशीनरी की पहले से डेप्रिसिएशन है 75,600, पहले से डेप्रिसिएशन है 75,600। और इस साल हमने निकाली 26,880। दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास, यह आ जाएगी 102,480। तो नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 107,520। इसी तरीके से ऑफिस इक्विपमेंट की पहले से डेप्रिसिएशन है 21,600, और इस साल हमने निकाली 7,200। तो ये हो गई 28,800, 28,800। तो ये बन गई 31,200। अब हमारे पास टोटल नेट बुक वैल्यू आ गई 138,720। अब हम काम करेंगे करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। करंट एसेट्स, करंट एसेट में मुझे ये याद है बैंक तो ओवरड्राफ्ट था। करंट एसेट में मुझे ये याद है बैंक तो ओवरड्राफ्ट था। कैश वैश कुछ है नहीं इनके पास। तो इनके पास जो करंट एसेट्स हैं उसमें है ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। यही हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, यही हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। तो अब आप नोट कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 34,400। ट्रेड रिसीवेबल्स है हमारे पास 34,400। हम क्लोजिंग प्रोविजन माइनस करते हैं। क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन था हमारा 1,376। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,376। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 33,024। ये लीजिए बच्चों, ये हमारे पास रिसीवेबल की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक ही प्रीपेड है 230, ये एक ही प्रीपेड है 230, 230 ये आ गया हमारे पास। और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है हमारे पास 38,000, 38,000। और 42,600 हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग था। और 71,200 फिनिश गुड्स का, 71,200 फिनिश गुड्स का।
सर ये इन्वेंट्री मिलाकर हो गई 151,800 की। अब हमारे पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे 185,054। टोटल एसेट्स आ गए 323,774। सर ये हो गए टोटल एसेट्स। लास्ट पार्ट है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फोकस कीजिएगा। तो सर इक्विटी, सबसे पहले काम कर रहे हैं इक्विटी के ऊपर। इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल सवाल में सबसे शुरू में दिया हुआ है 2,20,000, 220,000। 220,000 ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया इनकम स्टेटमेंट से 18,366। 18,366 लेस करेंगे ड्राइंग्स। इस सवाल में ड्राइंग्स के ऊपर कोई वर्किंग नहीं थी हमारी, सीधी सीधी ड्राइंग्स थी हमारे पास। 10,800। 10,800। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 227,566। फिर हमारे पास सवाल में है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो एक बैंक लोन है, 6% लोन। 6% लोन है हमारे पास, 50,000, 50,000 का। देखते जाइएगा, फोकस कीजिएगा। सर इसके बाद है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। तो सर करंट लाइबिलिटी में हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, और है हमारे पास अदर पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट है 658। बैंक ओवरड्राफ्ट है 658। ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 43,690। 43,690। और आपको पता है अदर पेबल दो है हमारे पास, दो दो चीजें बिजनेस को पे करना बाकी थी। हाँ, दो चीजें बिजनेस को पे करना बाकी थी। एक हीट एंड लाइट का 860, और लोन इंटरेस्ट का 1,000। तो सर 860 हीट एंड लाइट का और 1,000 इंटरेस्ट का, ये हो गया 1,860। टोटल करंट लाइबिलिटीज हो गई 46,208। और ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई 323,774, which means we have balanced yet another financial statement question। एक दफा हमने एक और सवाल बैलेंस कर दिया। मुझे बताएं, इस दिस क्लियर?